हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता। कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा लिखी गई एक एलिजी मेमोरियल वर्सेस। मेमोरियल वर्सेस, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, मेमोरियल होता है यादगार, वर्सेस यानी गीत, ये स्मृति गीत होते हैं। ठीक है, किन के लिए ये इन्होंने किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ की जब डेथ हुई थी तो उनके लिए इन्होंने इस एलिजी को लिखा था। जो इनके सन इन लॉ थे वर्ड्सवर्थ के, उन्होंने आर्नोल्ड से रिक्वेस्ट किया था कि उनके फादर के लिए एक एलिजी लिखे, तो तब इन्होंने ये लिखी थी। इनके विलियम वर्ड्सवर्थ के जो सन इन लॉ थे उनका नाम था एडवर्ड क्वेलमैन। ठीक है, उन्होंने ये एलिजी लिखने के लिए कहा था आर्नोल्ड को, और ये अप्रैल 1850 में लिखी गई थी। ठीक है, अप्रैल 1850 में ये एलिजी लिखी गई थी। ये 74 लाइंस की एलिजी है और इसके अंदर जो स्टैंजाज है वो काफ़ी है, तो इसमें आपको मैं बता दूं, आर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा बायरन और गेटे, इन दो का भी जिक्र किया है। बायरन और गेटे की उसी दौरान डेथ हुई थी। जब बायरन की डेथ हुई थी तो उस दौरान 1824 था। गेटे की डेथ हुई थी 1832 में और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है 1850 में। तो तीनों का जिक्र इसमें है, लेकिन विलियम वर्ड्स के बारे में इसमें ज़्यादा कहा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ज़्यादा कहा गया है। और साथ ही इसमें जो स्टाइल है वो प्रोजिक स्टाइल इस्तेमाल किया गया है। फ्री वर्स में लिखा गया है लेकिन राइम का यूज़ किया गया है। इसके साथ ही जो गेटे है वो उन्हें क्या माना जाता था? यूरोप का मुखिया माना जाता था, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। वो कहते थे लोगों से कि हमें कला के क्षेत्र में अपनी शरण लेनी चाहिए। कला क्योंकि हमें सच्चाई दिखाती है तो उसकी शरण में आना चाहिए। चारों तरफ जो है मटेरियलिज्म है और जो सच्चाई है उससे सिर्फ हमें कला वाकिफ़ करा सकती है। आर्नल्ड जो है, इन्होंने बायरन के बारे में भी इसमें बताया था। उन्होंने गेटे को फिजिशियन ऑफ द आयरन एज कहा है। ठीक है, बायरन को इन्होंने टाइटैनिक स्ट्राइफ कहा है और गेटे को इन्होंने कहा है द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। यानी आयरन एज का जो ये लो युग है, जो मटेरियलिज्म है, इसका फिजिशियन यानी हील करने वाला उन्होंने कहा है। और बायरन को इन्होंने कहा है द टाइटैनिक स्ट्राइफ। टाइटैनिक स्ट्राइफ का जो मीनिंग है वो होता है कि जो व्यक्ति स्ट्रगल करता है किसके खिलाफ, जो समाज में विद्रोह हो रहा है उन चीज़ों के खिलाफ, जो मटेरियलिज्म है उन चीज़ों के खिलाफ वो जो डटकर सामना करता है, उनको बायरन को उन्होंने कहा है द टाइटैनिक स्ट्राइफ। इन सब में भी वो जो सुपीरियर है वो वर्ड्सवर्थ को मानते हैं। वो नेचर के कांटेक्ट में आने के लिए कहते हैं कि इसके पास एक हीलिंग पावर है। इनकी जो पोएट्री है वर्ड्सवर्थ की, उसके पास एक हीलिंग पावर है। तो लाइन बाय लाइन हम इसमें जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे एक एक लाइन की जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इनकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में ये कहते हैं गेटे इन वेमर स्लीप। जो गेटे है वो वेमर में स्लीप कर रहा है, यानी सो रहे हैं। गेटे वेमर में सो रहे हैं। एंड ग्रीस लॉन्ग सिंस, और ग्रीस लंबे समय से, शो बायरन्स स्ट्रगल सीज। ठीक है, सीज होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना। ठीक है दोस्तों, सीज होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना। तो इसमें क्या है कि गेटे कहाँ हैं? गेटे वेमर में स्लीप कर रहे हैं। और जो ग्रीस है उसने क्या देखा है? लंबे समय से बायरन के जो स्ट्रगल है उसको ख़त्म हुए देखा है। इन दोनों के बारे में इन्होंने बता दिया। अब वो थर्ड की बात करते हैं। बट वन सच डेथ रिमेन टू कम, लेकिन अभी भी वन सच डेथ, और वो कहते हैं वन सच डेथ, अभी भी एक चीज़ बाकी है, एक डेथ आनी बाकी है। द लास्ट पोइटिक वॉइस इज टम, जो लास्ट है, जो अंतिम पोइटिक वॉइस है यानी काव्य की जो आवाज़ है, इज डम, अब गूंगी हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी। वी स्टैंड टुडे बाय वर्ड्सवर्थ टॉम,
और वो जो लास्ट पोएटिक वॉइस है वो कौन है? वर्ड्सवर्थ। और वो कहते हैं वी स्टैंड, कि हम खड़े हैं टुडे, आज, बाय वर्ड्सवर्थ टॉम, कि जो वर्ड्सवर्थ की कब्र है आज हम उसके पास खड़े हैं। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज इनकी जो लाइन से वे कई बार आ जाती है, आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं हम। वो कहते हैं गेटे इन वैमर स्लीप, जो गेटे है वो वैमर में स्लीप कर रहे हैं, और लंबे समय के बाद में जो बायरन की स्ट्रगल है उसको ख़त्म होते हुए देखा है। किसने देखा है? ग्रीस ने। लेकिन अभी भी क्या है? अभी भी एक स्ट्रगल बाकी है, एक जो डेथ है उसका आना बाकी है। जो लास्ट पोएटिक वॉइस है वो गूंगी हो जाएगी, जो लास्ट काव्य की आवाज़ है वो अब शांत हो जाएगी। और क्यों, कैसे होगी? क्योंकि आज हम वर्ड्सवर्थ की कब्र पर खड़े हैं। When Byron's eyes were shut in death, जब बायरन की जो आंखें थी वो डेथ ने शट कर दी, बंद कर दी। जब मौत के द्वारा बायरन की आंखें बंद की गई, वी बाउड आवर हेड, हमने अपने सर झुका दिए। बाउड होता है झुका देना। वी बाउड आवर हेड, हमने अपने सर झुका दिए। एंड हेल्ड आवर ब्रेथ, और क्या किया? हेल्ड होता है रोक दिया, ठीक है। किसको? ब्रेथ को, सांसों को रोक दिया। क्या किया उन्होंने? जब बायरन की आंखों को डेथ के द्वारा बंद कर दिया गया तो हमने अपने सर झुका दिए और अपनी सांसों को रोक दिया। ही टॉट अस लिटिल, टॉट होता है सिखाया या पढ़ाया। उन्होंने हम, लिटिल होता है थोड़ा सा, उन्होंने हमें क्या किया? थोड़ा सा पढ़ाया। बट आवर सोल हैड फेल्ट हिम लाइक अ थंडर्स रोल, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसने उसे महसूस किया, फेल्ट किया, फेल्ट होता है महसूस किया, लाइक द थंडर्स रोल, जैसे कि हमारे अंदर उसकी जो थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है उसने भी तूफान मचा दिया हो। ऐसा लग रहा था कि जो बायरन ने हमें सिखाया है, जितना हमें पढ़ाया है, उसने भी हमारे अंदर क्या किया? तूफान मचा दिया था। उसको जो तूफान की जो गड़गड़ाहट है, थंडर्स की जो रोल है, उसको हम महसूस कर पा रहे थे। अब वो कहते हैं विद सिवरिंग, सिवरिंग होता है कांपते हुए, ठीक है, हार्ट, मन से। द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ होता है जो एक तरह से संघर्ष था, बायरन का जो संघर्ष था, विश्व। हमने कांपते हुए मन से बायरन का संघर्ष देखा। ऑफ पैशन विद एटर्नल लो, वो किस तरह से लड़ते थे, किस तरह से संघर्ष करते थे? पैशन के साथ में, ठीक है, जोश के साथ में संघर्ष करते थे। और किसके साथ? विद एटर्नल लो, जो शाश्वत नियम है, परंपरागत मूल्य हैं, उनके साथ में वो जोश के साथ लड़ते थे। और कैसे लड़ते थे? कि कांपते, जो हमारा मन जो है कांप जाता है उनके जो संघर्ष को देखते हुए, कि वो कितने जोश के साथ शाश्वत नियमों के लिए, परंपरागत मूल्यों के लिए लड़ते थे, विद्रोह करते थे मटेरियलिज्म का। ऑफ पेशन विद एटर्नल लो एंड yet with reverential awe we watched the font of fiery life which served for that titanic strife and yet with reverential awe, reverential होता है श्रद्धा, ओ होता है विस्मय, ठीक है। तो क्या हुआ? एक श्रद्धा के साथ में हमने क्या किया? हम चौंक गए, ठीक है, हम चौंक गए। वी वॉच्ड द फॉन्ट ऑफ फायरी लाइफ, हमने देखा, वी वॉच्ड, हमने देखा, द फॉन्ट, फॉन्ट होता है फाउंटेन, एक झरना, ऑफ फायरी लाइफ, फायरी लाइफ का मीनिंग होगा एक ज्वलंत जीवन, ठीक है, एक जोश से भरे हुए जीवन का, एक विद्रोह से भरे हुए जीवन का, जिसमें परंपरागत मूल्यों के लिए लड़ना था। विच सर्व्ड फॉर दैट टाइटैनिक स्ट्राइफ, किसके लिए लड़े हुए? वे लड़े टाइटैनिक स्ट्राइफ के तरह, टाइटैनिक यानी एक वॉरियर की तरह, जो शारीरिक शक्ति का प्रतीक था, उनके लिए क्या किया? उन्होंने संघर्ष किया, ठीक है। स्ट्रगल अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड, ठीक है, जो चीज़ें, जो मटेरियलिज्म है
उनके खिलाफ वो लड़ते थे और टाइटैनिक की तरह लड़ते थे, जो एक योद्धा की तरह लड़ते थे। उनके जीवन की जो फाउंटेन था एक तरह से, जो हम जब उनको आज देखते हैं, उनको जीवन को देखते हैं, तो वो एक फायरी लाइफ की तरह था, एक ज्वलंत जीवन की तरह था। वे क्या करते थे, प्रेम के लिए, नियमों के लिए क्या करते थे, स्ट्रगल करते थे, विद्रोह करते थे उन चीज़ों का जो प्रेम और नियमों को तोड़ने की कोशिश करता था। वे साथ चलते थे लेकर अपने परंपरागत मूल्यों को, शाश्वत नियमों को। तो वो कैसे लगते थे, जैसे कि कोई टाइटैनिक हो, टाइटैनिक स्ट्राइफ हो, जैसे कि कोई टाइटैनिक की तरह संघर्ष कर रहा हो, ऐसा लगता था। और आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ज्वलंत जो है एक किरदार है जो अपना निभा रहा है। इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा देख लेते हैं। व्हेन बायरन्स आइज आर शट इन डेथ, जब मौत ने बायरन की आंखें बंद की तो हमने खुद को बहुत कमज़ोर महसूस किया। बस हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे, हमने अपना सर झुका दिए और अपनी सांसों को रोक दिया। हालांकि उन्होंने हमें बहुत कम सिखाया, लेकिन जो भी उन्होंने सिखाया वो हमारी आत्मा में एक जो तूफ़ान है उसकी गरज की तरह, उसकी गड़गड़ाहट की तरह हम अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। विद शिवरिंग हार्ट यानी कांपते हुए मन के साथ में। द स्ट्राइफ वी सी ऑफ पेशन विद एटर्नल लॉ, हम उनके संघर्ष को, उनके स्ट्राइफ होता है संघर्ष को हम देखते हैं। यानी जब हम उनके संघर्ष को देखते हैं तो हमारा मन कांप उठता है कि किस तरह से इस व्यक्ति ने ये संघर्ष किया, ये विद्रोह किया, पेशन के साथ में, जोश के साथ में वो शाश्वत नियमों के लिए ये व्यक्ति लड़ा। और जब हम उनको एक श्रद्धा के लिए देखते हैं, जब उनको रेवरेंशियल यानी जब हम उन्हें श्रद्धा के साथ में देखते हैं कि क्या इंसान थे वे, किस तरह के इंसान थे, कैसे लड़े वे, तो हम देखते हैं एक उनके जीवन को जैसे कि कोई ज्वलंत जीवन हो और उसका फाउंटेन बह रहा हो, उसका कोई झरना बह रहा हो। उनके ऐसा जीवन ज्वलंत जीवन था कि जैसे कि कोई झरना बह रहा हो, और उन्होंने इस तरह से सर्व किया, उन्होंने इस तरह से जीवन को जिया जैसे कि कोई टाइटैनिक स्ट्राइफ, जैसे कि कोई वैरियर हो, उसके जीवन का विद्रोह हो, संघर्ष हो, इस तरह से उन्होंने उस जीवन को जिया। When Goethe's death was told, we said, "Sung, then is Europe's Sagestat." जब कहा गया कि गेटे की डेथ हो गई है, we said, शंक, हमने कहा डूब गया, शंक डूब गया। then तब is Europe's सैगेस्ट हेड, सैगेस्ट यानी जो बुद्धिमान मार्गदर्शक था, यूरोप का वो जो मार्गदर्शक थे, जो वो हेड था, सैगेस्ट यानी बुद्धिमान, हेड यानी एक तरह से मार्गदर्शक, मुखिया जो था, वो अब चला गया, डूब गया। जब गेटे की डेथ के बारे में हमें बताया गया, हमने कहा कि डूब गया यूरोप का सबसे बुद्धिमान मुखिया, मार्गदर्शक, डूब गया। फिजिशियन ऑफ द आयरनीज, फिजिशियन यानी एक तरह से वो हील करने वाला, शांति देने वाला इंसान था, हीलर था। फिजिशियन यानी हीलर थे। ऑफ द आयरन एज, इस लोह युग के, इस लो युग के वो हीलर थे। इस लो युग में, मटेरियलिज्म में, जब हर व्यक्ति मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहा है, वो हमें अपने पास बैठाकर हील करते थे, हमारे घावों को, हमें शांति देते थे। गेटे हैज़ डन हिज पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा। गेटे हैज़ डन हिज पिलग्रिमेज, डन यानी पूरी कर ली। गेटे ने अपनी जो तीर्थ यात्रा थी उसको पूरा कर लिया है। He took the suffering human race, उसने किन चीज़ों को लिया था, उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने लिया पीड़ित मानव जाति को, उन्होंने लिया पीड़ित मानव जाति को, उन्होंने पीड़ित मानव जाति को देखा। ही रेड इच वाउंड, उन्होंने हर घाव को देखा। इच वीकनेस क्लियर, हर वीकनेस को उन्होंने दिखाया लोगों को कि तुम्हारी वीकनेस यहाँ है, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे घाव यहाँ हैं। एंड स्ट्रक हिज फिंगर ऑन द प्लेस, स्ट्रक यानी रख दिया या चिपका दिया, हिज फिंगर अपनी उंगली को, ऑन द प्लेस उस जगह पर,
यानी जहाँ उनको घाव था, जहाँ उनको वीकनेस थी, वहाँ वो उंगली रख कर बताते थे कि तुम्हारी जो घाव है, तुम्हारी जो वीकनेस है वो यहाँ पर है। एंड सेड, और कहते थे, दाउ एल्स्ट हियर, कि तुम यहाँ बीमार हो। एल्स्ट यानी तुम यहाँ बीमार हो, एंड हियर, और यहाँ। ठीक है दोस्तों, इसमें वो इस बात को कहते हैं। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। व्हेन गेटेज डेथ वाज टोल्ड वी शेड, जब गेटेज की डेथ के बारे में बताया गया, हमने कहा डूब गया। तब यूरोप का जो बुद्धिमान मुखिया था, जो हेड था, वो डूब गया। वो एक हीलर थे इस आयरन एज में, इस मटेरियलिज्म की एज में वो हीलर थे। वो शांति देने वाले थे, शांति दूत थे। गेटे की जो तीर्थ यात्रा है वो अब पूरी हो गई है। उन्होंने लोगों के जो दुख थे, मानव जाति के जो पीड़ा थी, उनको देखा था, उनको अपने सब्जेक्ट के रूप में लिया था, लोगों को हील किया था। उन्होंने हर घाव को पढ़ा, हर वीकनेस को क्लियर किया, हर कमजोरी को दूर किया, और अपनी उंगली वहाँ रख दी, जहाँ उस जगह पर अपनी उंगली रख दी, और फिर जहाँ लोगों को घाव थे, जहाँ वीकनेस थी, वहाँ रख कर उंगली कहा, दाउ एलेस्ट हियर एंड हियर, कि तुम्हें यहाँ बीमार हो और यहाँ भी बीमार हो, तुम्हें यहाँ इलाज की आवश्यकता है, यहाँ इलाज की आवश्यकता है। He looked on Europe's dying hour. He looked on Europe's dying hour. उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा यूरोप के मरते हुए समय को। अब देखिए, यूरोप्स डाइंग आवर, इसका मतलब क्या है? जब ये एलिजी लिखी गई तब क्या समय था? उस दौरान हर चारों तरफ क्या नज़र आ रहा था? चारों तरफ बिखराव नज़र आ रहा था, डेथ नज़र आ रही थी। किस कारण से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के कारण, नेपोलियनिक वॉर के कारण, जो नेपोलियन का वॉर चल रहा था उसके कारण, और साथ ही साथ जो एक तरह से स्पिरिचुअल थी लोगों में, वो कम हो गई थी। जो आध्यात्मिकता थी, ईश्वर के प्रति जो भावना थी सत्यता की, वो ख़त्म हो गई थी और लोग मटेरियलिज्म की तरफ भाग रहे थे। तो इन चीज़ों ने क्या किया? ह्यूमन रेस के अंदर दुख को पैदा कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ? जो गेटे थे उन्होंने इन चीज़ों को देखा और कहा कि तुम लोग जो बर्बादी की तरफ जा रहे हो, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सिर्फ एक ही इलाज है जो तुम्हें इन दुख दर्द से बचना है, ये डेथ है जो इसके दर्द से बचना है। तो क्या करना है? यूरोप के बारे में कह रहे हैं कि यूरोप का जो मरता हुआ समय है उसके बारे में कह रहे हैं कि यूरोप को क्या करना चाहिए? ट्रुथ की तरफ जाना चाहिए, आर्ट की तरफ जाना चाहिए। तो उससे उसके जो दर्द है, मिजरीज है, वो कम हो जाएगी। और साथ ही वो कहते हैं कि जो सोशल डिस्ट्रेस है, जो सामाजिक दबाव है, दुख दर्द है, ये सब किसके कारण हुए हैं? जो यूरोप में नेपोलियन वॉर था, नेपोलियन वॉर छिड़ा हुआ था, उसके कारण ये सब कुछ हुआ है। और जो कल्चर है वो पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो रहा है यूरोप में। तो इन चीज़ों को वो बता रहे थे। आपको मैं बता दूं, जो बायरन थे इनकी डेथ हुई थी 1824 में, गेटे की डेथ हुई थी 1832 में, और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डेथ हुई थी वो अप्रैल 1850 में हुई थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं, ही लुक्ड ऑन यूरोप्स डाइंग आवर ऑफ फिटफुल ड्रीम एंड फीवरिश पावर। वो कहते हैं कि जो गेटे थे वो देख रहे थे यूरोप के मरते हुए समय को, और फिटफुल ड्रीम, बहुत चिंताजनक, फिटफुल ड्रीम यानी चिंताजनक स्वप्न की तरह ऐसा लग रहा था कि कोई चिंताजनक स्वप्न हो। एंड फीवरिश पावर यानी लोगों के जो दिमाग में बुखार चढ़ा हुआ था मटेरियलिज्म का, वॉर का, डेथ का, तो इन सब चीज़ों के कारण लोगों के जो फीवरिश पावर थी, एक तरह से ज्वर से पीड़ित जो जीवन था वो जी रहे थे लोग।
देखिए हर तरफ सत्ता का युद्ध देखने को मिल रहा था। नेपोलियन वॉर, फ्रांसीसी क्रांति की बात करें या फिर स्पिरिचुअलिटी जो लोगों में ख़त्म हो रही थी उन सब की बात करें, तो एक तरह से ये बुखार चढ़ा हुआ था लोगों में कि मटेरियलिज्म का बुखार चढ़ा हुआ था। और ये एक एंग्जाइटी थी, एक चिंताजनक स्वप्न की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये जो यूरोप है उसका अंतिम समय अब आ गया है। हिज आई प्लंग्ड डाउन द वेल्डरिंग स्ट्राइफ। हिज यानी जो गैटे हैं उनकी जो आई थी वो प्लंग्ड हो गई थी। प्लंग्ड होता है गिर गई थी। डाउन द वेल्डरिंग स्ट्राइफ, जो चारों तरफ ये जो स्ट्राइफ मचा हुआ था, संघर्ष मचा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें गिर गई हैं। कहाँ गिर गई है? द टर्मोल ऑफ एक्सपायरिंग लाइफ। टर्मोल होता है उथल पुथल में, जो जीवन की उथल पुथल थी ना, ऑफ एक्सपायरिंग लाइफ यानी ख़त्म होते, एक्सपायरिंग यानी ख़त्म होते हुए जीवन की उथल पुथल में जो गैटे हैं उनकी जो आंखें हैं वो गिर गई थी इस संघर्ष में। इस संघर्ष को देखते देखते उनकी आंखें गिर गई थी, यानी वो अपनी दुविधा बता रहे हैं कि मेरी आंखें अब ये चीज़ें देखना नहीं चाहती थी। जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियनिक वॉर, स्पिरिचुअल डेक्लाइन, इन चीज़ों को मेरी आंखें देखना नहीं चाह रही थी। और ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखें गिर गई थी इस विद्रोह में, इस ख़त्म होते हुए जीवन की उथल पुथल में मेरी आंखें गिर गई थी। ही सेड, अब गैटे कहते हैं द एंड इज़ एवरीवेयर, कि देखिए जो अंत है वो हर जगह है। द एंड इज़ एवरीवेयर, आर्ट स्टिल हैज़ ट्रूथ। सिर्फ जो आर्ट है, जो कला है, उसमें अभी भी सच्चाई बाकी है। टेक रिफ्यूज देयर, वहाँ जाओ और शरण लो। टेक रिफ्यूज देयर यानी वहाँ शरण लो। एंड ही वॉज हैप्पी, और वो खुश थे, वो खुश थे। देखिए ये जो लाइन है, द एंड इज़ एवरीवेयर, आर्ट स्टिल हैज़ ट्रूथ, टेक रिफ्यूज देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार आ चुकी है। आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि इसकी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, और आप आगे जब रिवाइज करो तो एग्ज़ाम के टाइम पर तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहे। द एंड इज़ एवरीवेयर, उन्होंने कहा कि जो अंत है वो चारों ओर है, हर जगह है। आर्ट स्टिल हैज़ ट्रूथ, लेकिन कला में अभी भी सच्चाई बाकी है। और जाओ वहाँ शरण लो, रिफ्यूजी यानी शरण लो, वहाँ शरण लो। ही वॉज हैप्पी, एंड ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे। इफ़ टू नो कॉजेज ऑफ थिंग्स, वो चीज़ों के कारणों को जानते थे। कॉजेज होता है कारण, थिंग्स यानी चीज़ें। वो कण कण के जो कारण थे ना उनको जानते थे, वो चीज़ों के कारण को जानते थे। एंड फार ब्लो, और इससे भी आगे, हिज फीट टू सी द ल्यूरिड फ्लो। ल्यूरिड फ्लो यानी जो ल्यूरिड होता है आतंक, फ्लो होता है बहाव, ठीक है। वो क्या देख रहे थे? फार ब्लो हिज फीट टू सी द ल्यूरिड फ्लो ऑफ टेरर। टेरर यानी डर का, ठीक है। और इससे भी आगे वो अपने पैरों में, हिज फीट टू सी, उसके पैरों में दिखाई दे रहा था एक आतंक का फ्लो, डर का, आतंक का, डर का फ्लो नज़र आ रहा था, बहाव नज़र आ रहा था। एंड इनसेन डिस्ट्रेस, इनसेन डिस्ट्रेस यानी इनसेन होता है पागलपन, डिस्ट्रेस होता है संकट। जो संकट का पागलपन था वो दिखाई दे रहा था। उनके जो पैर है वे महसूस कर रहे थे, जो ये एक तरह से आतंक का बहाव था, ये डर का बहाव था, इस चीज़ को महसूस कर रहे थे। जो ये संकट का पागलपन छाया हुआ था चारों ओर, उस चीज़ को महसूस कर रहे थे उनके पैर। एंड द हैंड लोग फेट यानी सिर के बल भाग्य, सिर के बल भाग्य यानी लोगों के जो सिर पर जो एक तरह से इन्होंने शुरू में कहा है ना फीवरिश पावर, कि जो दिमाग में जो उनके गर्मी चढ़ी हुई थी उसका जो भाग्य था उसको वो देख रहे थे। एंड हैंड लॉन्ग फेट, सिर के बल भाग्य को देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे वे। एंड बी हैप्पीनेस, और खुश थे, खुश रहो। वो एक तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, वो एक तरह से अपनी पीड़ा को दिखाते हैं कि खुश रहो। वो क्या चारों तरफ क्या हो रहा था, लोगों को इन चीज़ों में, इन कत्लेआम में, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन वॉर, इन सब में अगर खुश शांति मिल रही है तो मतलब वो कहते हैं बी हैप्पीनेस। और क्या है, जब चारों ओर युद्ध छिड़ेगा तो क्या आएगा, अपने पैरों के तले उन्हें क्या नजर आएगा, आतंक नजर आएगा, एक संकट का पागलपन नजर आएगा, कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और हैंड लॉन्ग फेट यानी एक तरह से बात करें सिर के बल जो भाग्य चल रहा था उसको वो देख रहे थे। वो कहते हैं कि खुश रहो, अगर ऐसे ही खुश हो तो। अब इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। ही लुक्ड ऑन यूरोप्स डाइंग, और वो क्या देख रहे थे,
गैटे देखते हैं कि यूरोप का जो है अंतिम समय चल रहा है, जो समय है अंतिम समय वो मर रहा है। किसके कारण? एक जो चिंताजनक स्वप्न है और जो फीवरिश लोगों के दिमाग में जो बुखार चढ़ा हुआ है, उस शक्ति के कारण जो है यूरोप अंतिम सांसें ले रहा था। और ऐसा लग रहा था कि मेरी जो आंखें हैं वो इस विद्रोह के कारण गिर गई हैं, क्योंकि ये क्या है, एक्सपायरिंग लाइफ है, जो ख़त्म होते हुए जीवन की उथल पुथल है, वहाँ उसको देख रहा हूँ, उसके विद्रोह को देख रहा हूँ, तो मेरी आंखें गिर गई हैं इन सब में। और वो कहते हैं कि द एंड इज़ एवरीवेयर, चारों ओर क्या अंत नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी सच्चाई बाकी है कला में, तो जाओ वहाँ शरण लो। और वो खुश थे, ही वॉज हैप्पी, क्योंकि वो खुश क्यों थे? क्योंकि वो सच्चाई जानते थे, चीज़ों के कारणों को जानते थे। एंड फर ब्लो हिज फीट टू सी द ल्यूरिड फ्लो ऑफ टेरर, और उससे भी आगे वो जानते थे कि उनके पैरों में जो डर था, जो आतंक था, उसके भाव को जानते थे। वो एक पागलपन जानते थे, वो जो संकट का पागलपन चारों ओर छाया हुआ था। एंड हैंड लॉन्ग फेट, यानी सिर के बल जो भाग्य था, उसको जानते थे। ये लोगों के जो सिर में गर्मी चढ़ी हुई थी आतंक की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, नेपोलियन वॉर की, उन सबको वो जानते थे। अब वो कहते हैं बी हैप्पीनेस, इसी तरह की खुशी तुम पाओ। तो इस तरह के जो ये जो हम 4 स्टैंजा है इसमें कवर कर चुके हैं। 4 स्टैंजा हम अगले सेकंड वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।